नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल डियर पेज फिजिक्स में। मैं हूं नरेश प्रताप और 11th के इस रोमांटिक क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए बच्चा, ये क्लास 11th का लेक्चर है और इसमें आप सभी बहुत सारे छोटे बड़े कंसेप्ट को देखने वाले हो। जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे, चैप्टर और उतना ही ज्यादा मजेदार होता चला जाएगा। हाँ, एक बार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि जब कभी भी आप लोग वीडियोस देखो तो सीरीज वाइज देखा करो, 1 से लेके कंप्लीट किया करो, है नहीं? ये ध्यान रखना, थोड़ा सा मजा तब आएगा। अभी से किसी आप एक लेक्चर को देख रहे हो, मजा नहीं आएगा, पूरा देखना। चलो बच्चा लोग, आज हम लोग शुरुआत करते हैं और आज हमारा वेक्टर जो है तीसरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। तो बच्चा लोग, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? वेक्टर। अब सर, वेक्टर के बारे में हम सभी को मालूम है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसका, या ऐसी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, सर डायरेक्शन है, और जो वेक्टर के एडिशन के नियम को, वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करता है, उसी का नाम हम लोग वेक्टर रखते हैं, है कि नहीं? पर बच्चा लोग, यदि हम वेक्टर इसका नाम रखते हैं ना, तो दुनिया में बहुत सारी क्वांटिटी वेक्टर है। जैसे आप फोर्स की बात करो, जैसे आप एक्सीलरेशन की बात करो, वेलोसिटी की बात करो, डिस्प्लेसमेंट की बात करो, टॉर्क की बात करो, और भी बहुत सारे क्वांटिटी। आई बात समझ में? तो आप बोलोगे कि सर बहुत सारी क्वांटिटी यदि वेक्टर है तो इसमें जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो इसको जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है, गुना भाग करना पड़ता है। तो इसके जोड़ घटाव जो होते हैं ना, एक्चुअली में इसके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे वेक्टर के लॉज पे ही होते हैं। तो बच्चा, आज हमारा तीसरा क्लास है और आज का आप लोगों का हेडिंग है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। देखो बच्चा, आज का हेडिंग हम लोग डालते हैं अपना। आज का हेडिंग क्या है बच्चा लोग? आज का हेडिंग है सर एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब देखना, ध्यान से सुनना भाई। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच एंगल। पर मैं आपसे क्या बोलता हूं कि जब कभी भी आप वेक्टर सीख रहे हो, स्टार्टिंग पीरियड में आप हो, और जब कभी भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे अभी हमने हेडिंग डाला एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो आप अपने मन में ये सवाल अपने आप से जरूर पूछो कि यदि हमको एंगल निकालना होता ग्राफिकल फॉर्म में तो हम क्या करते, और यदि एंगल निकालना होता मैथमेटिकल फॉर्म में, या रेक्टेंगुलर फॉर्म में, या कार्टेशियन फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं, है कि नहीं बच्चा? तो एक्चुअली में वेक्टर के दो फॉर्म है, एक तो ग्राफिकल फॉर्म और दूसरा नंबर है मैथमेटिकल या कार्टेशियन फॉर्म, है कि नहीं बच्चा लोग? अब इसी के हम लोग बात करें तो जब एंगल देखने जा रहे हैं तो दोनों ही फॉर्म में हम आपको एंगल निकालना सिखाएंगे। पर सबसे पहले हम लोग बात करते बच्चा ग्राफिकल फॉर्म में, क्योंकि ये हमारा पहला फॉर्म था, तो इसमें हम लोग लिखते इन ग्राफिकल फॉर्म। अब आप बोलोगे कि सर ग्राफिकल फॉर्म में यदि वेक्टर दिया हो तो इसके बीच एंगल कैसे देखते हैं? ध्यान देना बच्चा, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोले क्या नहीं है टेंशन लेने की जरूरत? मान लो बच्चा, एक वेक्टर आपका इधर है ए और दूसरा वेक्टर इधर है बी। तो आप सभी जानते हो कि सर ये वेक्टर है और इसका ग्राफिकल फॉर्म है। तो ग्राफिकल फॉर्म में किसी भी वेक्टर को हम लोग तीर के निशान या एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक एरो इधर के तरफ है, मतलब एक वेक्टर इधर के तरफ है, दूसरा एरो इधर के तरफ है, मतलब दूसरा वेक्टर इधर के तरफ, है कि नहीं? अब आप बात करोगे बच्चा कि इस दोनों के बीच हमको एंगल देखना है। तो देखो, अब यदि आप कोई बच्चे से बात करोगे तो एक बच्चे ने आपको क्या बोला कि भाई इस दोनों के बीच एंगल ये है। नहीं, आपको किसी ने बोला कि भाई साहब एंगल तो दोनों के बीच ये है थीटा। पर दूसरे बच्चे आपके इसका अपोज करते हुए ये बोल दे कि नहीं भाई थीटा तो एंगल ये है। तो आप किसकी बात को मानोगे? क्योंकि ये दो वेक्टर है और दोनों के बीच दोनों ही एंगल सही है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो भी ए और बी के बीच का एंगल है,
और बाहर वाला जो एंगल जो आप बड़ा वाला देख रहे हो वो भी दोनों के बीच का एंगल है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई सही तरीका क्या है जिससे हम किसी भी वेक्टर के बीच एंगल को सही सही पहचान सके या हमसे कभी कोई गलती ना हो सके। नहीं, जब भी हम किसी दो वेक्टर के बीच एंगल एक बार जो हम बोल दिए आंसर वही होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। इसके लिए क्या तरीका है? तो बच्चे लोग मैं आपसे एक सिंपल सा बात बोलता हूं, जब कभी भी आपको ऐसा मन करे है नहीं कि क्या तरीका है सर, तो इस तरीके पे थोड़ा सा हम लोग आए और थोड़ा सा समझे इस बात को। जब कभी भी बच्चा लोग हम लोगों को वेक्टर देखना होता है तो हम लोग तीन बातों को थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। बोले सर तीन बात है कौन कौन सा? बच्चा पहला नंबर, जब भी आपको एक वेक्टर के बीच एंगल देखना हो। दूसरा नंबर बात, और ये रहा अपनी तीसरी बात, जिसको हम लोग क्या करने हैं, तीनों बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है नहीं। सिंपल है, मैं बेसिक से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इतना मैं बोल रहा हूं, ठीक है। नहीं तो मैं भी यदि बात करूं तो अच्छे जो बच्चे होते, जो टारगेट वाले बच्चे होते, इस सब में इतना बात बोलना ही नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं कैसे बच्चे को सिखा पाता हूं, कैसे मैं बच्चे को एक बार बोलता हूं और उसके दिमाग में हिट कर पाता है बात, उस पर मैं आज बात करने जा रहा हूं। ठीक है बच्चा, तो ध्यान से सिर्फ 10 मिनट बात मेरी सुन लेना, ये क्लियर हो जाएगी चीजें। बोले सर जब भी आपको दो वेक्टर के बीच एंगल देखना हो तो इसके लिए सबसे पहली बात क्या है, दोनों वेक्टर आपका हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्टेड होना चाहिए। तो पहला नंबर क्या बात है, वेक्टर शुड बी, वेक्टर शुड बी, वेक्टर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? वेक्टर होने चाहिए सर, पहला नंबर हेड टू हेड है नहीं, और टेल टू टेल, टेल टू टेल। मतलब जब भी हमको दो वेक्टर के बीच एंगल देखना हो बच्चा, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, ये बात कंफर्म करेंगे कि हमारा जो दोनों वेक्टर होना चाहिए वो या तो हेड टू हेड होना चाहिए या नहीं तो टेल टू टेल होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर कोई जरूरी थोड़ी के है कि दोनों वेक्टर आप जिसकी बात कर रहे हो दोनों हेड टू हेड हो, ये कोई जरूरी तो नहीं है। हाँ भाई सही बात बोल रहे आप, हमेशा ऐसा हो ये भी कोई जरूरी है नहीं है। तो सर इस केस में क्या किया जाएगा बताना, एक मिनट, आप टेंशन नहीं लो, आप सिर्फ हमको इतना कंफर्म करो कि मेरी ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। यदि मान लो दो वेक्टर दिया है और उस दोनों वेक्टर के बीच हमको एंगल देखना है, तो सबसे पहले एंगल तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले इस बात को कंफर्म करेंगे कि क्या दोनों वेक्टर का हेड एक जगह पे है या दोनों का टेल एक जगह पे है कि नहीं है नहीं। या तो हेड टू हेड या टेल टू टेल होगा या ये नहीं होगा, है नहीं। मान लो वेक्टर शुड बी, वेक्टर होने चाहिए हेड टू हेड या टेल टू टेल। अब आप बोलोगे कि है तो क्या करे और नहीं है तो क्या करे, है कि नहीं बच्चा? देख लो, है तो ठीक है, तो बच्चा ठीक, मतलब इफ इट इज देन इट्स ओके, है तो ठीक, इफ इट इज देन इट्स ओके। यदि है तो बढ़िया बात है भाई, है नहीं, है तो ठीक है, और नहीं है तो आपको पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा, है नहीं। है तो ठीक, है तो ठीक, नहीं तो पैरेलल, है तो ठीक, नहीं तो पैरेलल शिफ्ट करें, पैरेलल शिफ्ट करें, है तो ठीक नहीं तो पैरेलल शिफ्ट करें। यहां पे लिख दे तो थोड़ा सा ठीक से, एक मिनट रुक जाना, है तो ठीक नहीं तो पैरेलल शिफ्ट करें। बोले ठीक है सर,
यदि मान ये भी बात समझ में आ गया कि यदि दोनों का हेड एक जगह पे नहीं है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये बात भी हम लोग समझ चुके हैं। नहीं बच्चा, यदि नहीं है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये बात भी हम लोग समझ चुके हैं कि दो वेक्टर का हेड टू हेड या टेल टू टेल एक जगह पे नहीं है तो हम लोगों को पैरेलल शिफ्ट कर लेना चाहिए। ठीक है सर, if it is then it's okay, otherwise shift पैरेलल। यदि ऐसा है तो ठीक है, और नहीं है तो आप क्या करो, शिफ्ट करो, पैरेलल शिफ्ट करो। चलो ठीक है भाई। उसके बाद क्या सर, उसके बाद छोटा वाला एंगल ही आंसर होगा। उसके बाद बच्चा छोटा वाला एंगल ही आंसर होगा, है नहीं? मतलब स्मॉलर एंगल विल बी आंसर। अब थोड़ा सा इसको तरीके से हम लोग यहां से लिख डालते हैं। बच्चा ध्यान देना, मेरी बात को सुन लेना। बस आपको लगेगा जरूर कि ये क्या चीज है, हिंदी में इस तरीके से लिखवा रहे हैं और थोड़ा सा अजीब सा लगेगा देखने में पहली बार, लेकिन बच्चा ये 100% सही है कि एक बार आप इसको यदि सीख गए, 2 मिनट आप समय दे दिए हमको, तो उसके बाद फिर से कभी इसको मैं भूलने भी नहीं दूंगा, ये ध्यान रखोगे। सबसे पहले क्या, पहला नंबर बात कि वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। तो सर वेक्टर कैसे होना चाहिए, अब ध्यान से सुनो तीनों नियम। जब कभी भी आपको दो वेक्टर ग्राफिकल फॉर्म में दिया हो बच्चा और इसके बीच एंगल देखना हो, तो आप हमेशा कंफर्म करो वेक्टर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हेड टू हेड या टेल टू टेल। या तो दोनों वेक्टर का हेड एक जगह पे होना चाहिए, इसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। दोनों का हेड एक जगह पे होना चाहिए, या नहीं तो दोनों का टेल एक जगह पे होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं है तब तक एंगल देखना पाप है, मतलब उसके पहले हम लोग एंगल देख ही नहीं रहे। तो सर यदि होगा तो बढ़िया बात है तो ठीक, नहीं तो पैरेलल शिफ्ट करे। नहीं तो क्या करे बच्चा, पैरेलल शिफ्ट करे। बोले ठीक है सर। उसके बाद आप देखो लास्ट फाइनल वाली बात, छोटा वाला एंगल ही आंसर होगा। जैसे अब आ जाओ, अब मैं इसको थोड़ा सा एक बार एक दो एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो बच्चा, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये एक वेक्टर है सर और ये दूसरा वेक्टर है जो आपने पहले ऊपर में देखा। ये वेक्टर है बच्चा अपना ए और ये वेक्टर है अपना बी, और दोनों के बीच मान लिया कि हमको पूछा गया एंगल बताओ कौन सा होगा, थीटा। तो आपने बोला कि एक एंगल इधर भी है और एक एंगल इधर भी है, आप बताओ दोनों में कौन सा एंगल सही माना जाएगा। तो देखना बच्चा, सबसे पहले आपने क्या किया, वेक्टर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, या तो ये हेड टू हेड होना चाहिए या नहीं तो टेल टू टेल होना चाहिए। इसके अलावा कोई होगा तो नहीं चलेगा। तो सर इसमें देखो दोनों वेक्टर का टेल एक जगह पे है, तो ये तो बढ़िया है तो ठीक, तो रहने दो। छोटा वाला एंगल ही आंसर। यदि ऐसा है तो छोटा वाला एंगल, एक एंगल तो ये है और एक एंगल ये है, आंसर कौन होगा, जो छोटा वाला होगा। मतलब क्या कि इधर छोटा वाला स्मॉलर एंगल ये है और लार्जर या बिगर एंगल ये है, तो आंसर कौन होगा बच्चा, बोले सर आंसर होगा हमेशा छोटा वाला। है कि नहीं, क्या ये बात आप समझ पाए। अगला नंबर बताओ, बोले सर मान लो एक वेक्टर अपने पास ये है और दूसरा वेक्टर अपने पास ये है। अब इस दोनों के बीच दिया हुआ है कि 120 डिग्री का ये एंगल है, और फिर भी आपसे पूछा गया कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इस दोनों के बीच आप एंगल बताओ। तो आप क्या करोगे कि सर एंगल तो दिया हुआ है, ज्यादातर बच्चा यही करता है कि सर एंगल तो दिया हुआ है 120 डिग्री,
आंसर तो यही होगा, इतना आंसर लिख देता है। बच्चा यदि उसको यही काम करना होता, सिर्फ ये आंसर ही पूछना, ऐसे ही पूछना होता, तो आपसे ये पूछता क्यों? सर यहां पे दो वेक्टर है ए और बी, हाँ, तो सबसे पहले आपने क्या बोला? सबसे पहले हमने ये बोला कि वेक्टर होना चाहिए हेड टू हेड या टेल टू टेल। क्या इस दोनों वेक्टर का हेड एक जगह पे है? नो सर। क्या इस दोनों वेक्टर का टेल एक जगह पे है? नो सर। अब क्या करोगे बताओ? अब सर एक काम तो हम लोग कर ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चा? पैरेलल शिफ्ट करे। अब कई बच्चा क्या करता है, दोनों वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करता है। पैरेलल शिफ्ट जब भी करना होता है बच्चा, तो किसी एक को पैरेलल शिफ्ट कर लिया करो। बोले सर किसी एक को पैरेलल शिफ्ट करे तो? अब देख रहा, मेरी बातों को थोड़ा सा आप ध्यान से सुनोगे, मैंने 0% आपका पूरा ये रहने दूंगा कंफ्यूजन। 0% कंफ्यूजन पे आप काम करोगे, मतलब कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ध्यान से सुनना, यहां दो अलग अलग माइंडसेट के बच्चे हो सकते हैं। एक बच्चे बोलेंगे क्या कि सर एक वेक्टर ए ऐसे है, मैंने बोला हाँ बच्चा। नहीं, एक वेक्टर ए ऐसे है सर, मैंने बोला हाँ। क्यों ना मैं बी को उठा के पीछे शिफ्ट कर दूं पैरेलल, तो बच्चा बी पहले यहां पे था, इसको पैरेलल लाऊंगा तो यहां पे आ जाएगा, हाँ कि ना? तो इसका मतलब इस वेक्टर को उठा के मैं पैरेलल शिफ्ट कर चुका हूं, तो यहां से ये वेक्टर हट जाएगा। बोले ठीक है सर। पर यदि मान लो बच्चा मैंने यहां पे आपको बोल दिया कि यहां पे एक वेक्टर पहले से था, अब ध्यान से देखना, तो अब क्या बोलोगे? सर ये तो ए है, हाँ। ये कौन है? बी है नहीं बच्चा? ये कौन है? ए। और ये वाला बताओ? सर ये तो बी है, क्योंकि बी पहले यहां था, इसको उठा के आपने यहां ले आया, हाँ। अब क्या होगा, दोनों के बीच एंगल कौन सा होगा? देखो, पैरेलल जैसे आप शिफ्ट करते हो तो फिर से यहां पे दो एंगल बनेगा, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो आंसर कौन होगा? सर छोटा वाला होगा, तो ये थीटा होगा। अब आप बोलोगे कि सर ये तो 120 डिग्री था यहां पे, लेकिन इसके बारे में तो हमको पता ही नहीं है। देखो बच्चा, आप सभी जरूर जानते हो कि ये दोनों आपने वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम होगा। मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो सर हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे टोटल 180 का कोण बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ 60, सॉरी यहाँ 120, तो इधर कितना 60 डिग्री, और ये 60 है, तो बच्चा ये भी कितना 60 डिग्री। तो इस बच्चे के लिए आंसर आएगा 60 डिग्री। और ये बच्चा बोलेगा कि सर हमारा आंसर हमारे हिसाब से कंफर्म 60 डिग्री है। अब कोई दूसरा माइंड से दूसरा बच्चा क्या सोचेगा? दूसरा बच्चा सोचेगा कि नहीं सर ये काम हमको ऐसे करना ही नहीं है। बोलेगा ऐसे करना है, फिर देखो कैसे करना है। वो बोलेगा कि ए को ऐसे, बी को ऐसे रहने दो, मतलब बी को ऐसे रहने दो, मतलब बी जैसे है उसको ऐसे रहने दो। लो बच्चा, बी ऐसे ही है। ए अपना यहां पे था, बोला हाँ। अब ए को ही आगे पैरेलल शिफ्ट कर दो। तो जब ए को आप पैरेलल शिफ्ट करोगे तो इसी रास्ते में ए को थोड़ा सा आगे ले जाओ। पहले ए यहां पे था, अब ये ए यहां पे आ गया। तो बच्चा जब आप ए को इसको आगे खिसकाओगे तो ये आगे किस तरीके से खिसक जाएगा पता है? ये आगे खिसक के ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये आगे खिसक चुका। यदि बच्चा आगे खिसक गया तो पीछे ऐसे एक निशान छोड़ गया, हाँ ठीक है भाई रहने दो, इससे हमको कोई मतलब ही नहीं। अभी ये एंगल क्या है? बोले सर ये एंगल इस बार अपना थीटा होगा। अब ये एंगल तो अपने को मालूम ही नहीं है, तो ये बच्चा भी क्या कहेगा कि देखो भाई यहां से यहां ये एंगल 120 डिग्री का था, ये 120 था, तो हम जानते हैं यहां 120 प्लस थीटा जो होगा ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो बताओ बच्चा थीटा कितना? बोले सर 180 माइनस 120, तो ये फिर से कितना आंसर आया? 60 डिग्री। तो बच्चा चाहे ए वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करे या बच्चा चाहे तो बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करे,
किसी को भी शिफ्ट करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना आंसर इन बच्चे का आया है उतना ही आंसर इनका भी आएगा, है कि नहीं? तो आप बोलोगे कि सर ये बात तो समझ में आया, पर यदि मान लो, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, आज कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एंगल देखने का तरीका फिर से इसके बाद कभी भी नहीं पढ़ना बच्चा, सुन लेना बस। तीसरा नंबर बात कि सर मान लो क्वेश्चन ऐसा हो कि एक वेक्टर इधर दिया है और दूसरा वेक्टर इधर दिया है, दोनों वेक्टर अलग अलग दिए हैं। इस वेक्टर का नाम हमने ए वेक्टर रखा, इसका नाम बी रखा। बोले सर हमेशा ए बी रख रहे हैं आप, तो आपकी मर्जी है, तो आप पी क्यू आर एस जो मर्जी होगा एबीसीडी ले सकते, चलेगा। पर मैं बच्चे को ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं चाहता हूं कि बच्चा कंसेप्ट को सीखे। तो जब बच्चा अलग अलग वेक्टर दिया जाए और उसके बीच आपसे एंगल पूछने की बात किया जाए, आपको पता नहीं चल पा रहा हो, तो आप हमेशा क्या करना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी एक जगह पे बना लेना। और ऐसा करने के बाद आप इस वेक्टर से पूछना कि बच्चा तुम एक बात बताओ, अभी कौन से डायरेक्शन में हो? तो ये बोलेगा भाई हम तो एक्स डायरेक्शन में है। तो तुम यहां पे आके यदि एक्स डायरेक्शन में आ जाओगे तो तुमको कोई दिक्कत? ये बोलेगा कोई दिक्कत नहीं भैया, हम आपकी पूरी बात मानेंगे। नहीं, जो आप बोलोगे बिल्कुल मानेंगे। इसका मतलब एक वेक्टर कहता है कि हमारी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बिना बदलाव किए हुए एक प्लेन पे आप हमको एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट कर दोगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला ठीक है भाई, अच्छा आदमी था बेचारा, बात मान लिया आपका। फिर क्या होगा? सर एक काम करते हैं, इससे भी यही सवाल करते हैं, चलो आ जाओ। अब इससे भी हम यही सवाल करते हैं कि भाई तुम एक बात बताओ, तुम कौन से डायरेक्शन में? तो बोला भैया हम तो वाई डायरेक्शन में है। तो हमने इसको बोला तुम एक बात बताओ, यदि यहां पे आ जाओगे और वाई डायरेक्शन में रहोगे तो थोड़ा सा कोई दिक्कत? बोला कोई दिक्कत नहीं, शरीफ आदमी है, चले जाएंगे। तो ये बच्चा यहां भी आ गया, नहीं आया? अब आप देखो, जिस दो वेक्टर के बीच एंगल के लिए आप परेशान हो रहे थे वो आपको वैसे दिखने लग गया कि सर दोनों का टेल टू टेल एक जगह पे कनेक्टेड है और दोनों के बीच दो एंगल बन रहा है, एक तो छोटा वाला 90 डिग्री और इधर 270 डिग्री। आंसर कौन होगा सर? जब दोनों वेक्टर हेड टू हेड या टेल टू टेल आ जाए बच्चा, तो आंसर हमेशा छोटा वाला ही होगा। तो आपका इसका आंसर कितना आएगा बच्चा? बोले सर हमारा आंसर तो आ चुका है और ये है 90 डिग्री का। हाँ कि ना, एक बार कंफर्म कर देना। आप लोग रिप्लाई करते रहना, क्योंकि कमेंट आप जब जितना ज्यादा करोगे जितना पता चलेगा हमको कि भाई किस तरीके की क्लासेज आपकी जा रही, रिस्पॉन्स आपको किस तरीके से मिल रहा है, उसी पे हम लोग बात करेंगे बच्चा, है नहीं? तो ध्यान रखना। तो सर ये तो समझ में आ गया, ऐसा होगा। हाँ भाई, अब कई बार क्या होगा ना बच्चा, पूरा फिजिक्स की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, है नहीं? कई बार क्या होगा, मान लो बच्चा एक वेक्टर आपको यहां दिया है नीचे की तरफ, एक वेक्टर किधर दिया बच्चा? नीचे की तरफ। तो सर एक वेक्टर तो इधर दिया हुआ था और दूसरा वेक्टर आपको बोल देगा कि ये वेक्टर इधर की तरफ है और ये जो है माइनस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, और हमको पता नहीं है दोनों के बीच एंगल क्या है। मैं मान लिया वेक्टर ये ए अपना और ये वेक्टर बी अपना, है कि नहीं? आपसे पूछा गया कि बच्चा एक बात बताओ, हमको इस दोनों के बीच एंगल बताओ। आप यदि 11th क्लास पढ़ रहे हो, चीजें समझ में आ रही है, तो दोनों के बीच एक बार एंगल बताओ। तो आप क्या बोलोगे कि सर ने तो एक सिंपल सा बात बताया था, क्या? कि जब भी ग्राफिकल फॉर्म में हमको एंगल देखना हो तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग वेक्टर होने पे दोनों को पैरेलल शिफ्ट कर लेते हैं। इससे पूछा तो भाई साहब एक बात बताओ, तुम कौन से डायरेक्शन में हो? तो इसने क्या बोला, भैया हम तो वाई डायरेक्शन में है, माइनस में। तो इसको हम यहां पे लाके वाई डायरेक्शन में माइनस में रख दिए कि भाई तुम यहां पे बैठो, तुम्हारा फिक्स कर दिया हमने जगह, है कि नहीं? फिर इससे पूछा तो इसने क्या बोला बच्चा, बोलो। बोले सर इसने बोला कि हम जो है ना भैया वो एक्चुअली में माइनस वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री के एंगल पे है। तो हमने बोला कि यहां पे आके यदि माइनस वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाओगे तो तुमको कोई दिक्कत? बोला कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करने से अब दोनों के बीच एंगल, क्योंकि ऐसा करने से आपने दोनों वेक्टर का टेल टू टेल एक जगह कर दिया,
अब यदि ऐसा कर दिया ना बच्चा, तो आप क्या कहोगे कि सर दोनों वेक्टर के लिए छोटा वाला एंगल, पहले तो दोनों के बीच एंगल देखो कितना है, एक तो 60 इधर था और 90 इधर था, तो 9 × 15 इधर 90 है, तो एक तो इधर बन रहा है एंगल 150 डिग्री का, और एक इधर बन रहा है वो 180 से, क्योंकि यहां से यहां तक 180 हो जाएगा, कुछ भी बढ़ेगा तो 30 बढ़ जाएगा। तो पक्की बात है कि सर इससे तो ज्यादा आएगा। नहीं, इधर वाला एंगल देखने से ही लग रहा है कि इधर वाला एंगल ज्यादा होगा, तो बड़ा वाला एंगल से हमको कोई लेना देना। आंसर हमेशा कौन होता है सर? छोटा वाला। छोटा वाला दोनों को जोड़ो कितना, 9 × 15, तो सर 150 डिग्री का एंगल यहां बन रहा है और आंसर यही होगा, हाँ कि ना? अब बच्चा लोग एक बार हमको देख के कंफर्म कर देना कि क्या इस फॉर्म में कोई भी वेक्टर दिया जाए, कैसा भी वेक्टर दिया जाए, तो आप इस फॉर्म में वेक्टर के बीच एंगल निकालने में समर्थ हो, एंगल निकाल पाओगे और कि नहीं पाओगे, है कि नहीं? तो पहले सर सिंपल सा बात क्या याद रखना है, देखो इस सब का तरीका आप इंग्लिश में रट्टा मार रहे हो, इससे कुछ भी नहीं होगा। बिना मतलब का कचरा आपके दिमाग में भरता चला जाएगा, इसको रटने से कोई फायदा नहीं होगा। बाद में आप कहोगे कि सर साइंस बहुत मुश्किल है, ये काम की करो ही मत, ठीक है? नहीं, चीजों को आसानी से और चीजों को इतना स्मूथली पढ़ने की कोशिश करो ताकि आपको चीजें एकदम आसान लगे, ऐसा लगे ही नहीं कि आप इतना मेहनत कर रहे हो, आप इतना साइंस रख रहे हो, बहुत ज्यादा माथा पे इतना सारा बोझ बर्डन लिए घूम रहे हो। ये सब काम हम लोगों को करना ही नहीं। हम लोग सिंपल सिंपल तरीके से चीजों को इतना अच्छे से गेन करते हुए आगे बढ़ेंगे कि कभी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे आप लोगों को, ठीक है बच्चा? अब देखना, एक मिनट नजर डालना आप। बोले सर चलो ये तो ग्राफिकल फॉर्म था और इसमें आपने बता दिया कि एंगल कैसे निकालना है, और ये चलो ठीक है, फिर भी समझ में हम लोगों को आ गया, मान ली कि हम लोग समझ चुके। पर यदि यही एंगल हम लोगों को मैथमेटिकल फॉर्म में पूछ दिया जाता, या रेक्टेंगुलर फॉर्म में पूछ दिया जाता, या उसी का तीसरा नाम है कार्टेशियन फॉर्म, उसमें पूछ दिया जाता, तो बच्चा एंगल इन मैथमेटिकल फॉर्म, मैं हमेशा मैथमेटिकल लिखता तो इसी को लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म, है नहीं बच्चा? इसी को आप रेक्टेंगुलर फॉर्म भी बोल सकते हो, इसी को आप कार्टेशियन फॉर्म भी बोल सकते हो। चलो ठीक है बच्ची, बढ़िया बात। एंगल इन मैथमेटिकल फॉर्म। अब आप बोलोगे कि सर मैथमेटिकल फॉर्म में जो वेक्टर होता है, आपको याद होगा कि मैथमेटिकल फॉर्म में यदि दो वेक्टर दिए गए हैं तो उसमें क्या होता है, वो वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में होता है, मतलब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के फॉर्म में वो वेक्टर दिया जाता बच्चा। यदि आप एक वेक्टर यहां पे लोगे तो ये वेक्टर कितना होगा? बोले सर मान लो ये वेक्टर होगा a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। आई बात समझ में बच्चा? फिर आप बोलोगे कि सर दूसरा वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर ले लो बच्चा, a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। तो सर हमेशा प्लस होगा क्या? बच्चा कोई भी वैल्यू होगा, हम लोगों को कोई टेंशन लेना ही नहीं है। हम लोगों को सिर्फ इतना समझना है कि यदि क्वेश्चन वाला कितना भी मुश्किल क्वेश्चन देगा तो ये a1 b1 c1 कुछ ना कुछ अपने हिसाब से वैल्यू देगा, 1 2 3 माइनस 1 2 3, पॉइंट में देना चाहेगा तो पॉइंट में भी दे सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं। फिर b1 दूसरा एक वेक्टर दिया रहेगा, हाँ सर, मतलब दो वेक्टर दिया हुआ है। बोले सर इससे आसान तो पिछला वाला था, क्योंकि पिछला वाले में देखने के बाद गलत ही सही लेकिन एंगल तो फिर भी दिखता था, इसमें तो एंगल दिख ही नहीं रहा है, इसमें एंगल पूछने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बच्चा हम लोग इस फॉर्म में भी वेक्टर के एंगल्स निकाल सकते हैं। बोले कैसे निकालना है सर? इस फॉर्म में एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखो, इस फॉर्म में एंगल निकालने के लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखो। बोले क्या है फॉर्मूला सर? cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी।
अब आप बोलोगे क्या कि सर आप ये बोल रहे कि फॉर्मूला याद रखो, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, क्योंकि आप बोलोगे कि सर इसको प्रूफ करो, इसको समझो, इसको ऐसे नहीं, और आप यदि ये बोल रहे कि फॉर्मूला याद करो, ये तो गलत बात। हाँ भाई, ये फॉर्मूला आया कहां से है और ये किस तरीके से इसका यूजेज होगा और भी जगह पे, उस पे हम लोग बात करने वाले जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप जिस क्लैरिटी के साथ दोनों ही फॉर्म में हर एक चीज पढ़ना चाहते हो उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूं। पहले हमने क्या पढ़ा, वेक्टर के टाइप, कौन कौन से टाइप, ग्राफिकल, मैथमेटिकल। उसके बाद क्या पढ़ा, सर एंगल पढ़ रहे हैं, तो एंगल हमने ग्राफिकल फॉर्म में पढ़ लिया, तो अब मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ेंगे। तो इस वजह से ही मैंने आपको बोल दिया फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, ठीक है सर, बात आपकी मानी गई कि cos थीटा जो है एक्चुअली में कितना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। लेकिन सर इस फॉर्मूले को देखने के बाद तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। देखो बच्चा, मैं समझा दे रहा हूं, इस फॉर्मूला में जो है ए और बी दोनों वेक्टर है, पर यहां पे आपने देखा ऊपर में यहां डॉट है, ऊपर में क्या है बच्चा, डॉट। डॉट का मतलब ये एक मल्टीप्लीकेशन का साइन है। बोले सर पहले तो हमको जोड़ना आया नहीं, गुना करना सिखा रहे हो। कोई बात नहीं, आसान है, आप कर लोगे, इसलिए मैं करवा रहा हूं। ठीक है, देखो ये आई वाले को आई वाले से गुना करो। बोले सर a1 और a2 को गुना कर देंगे तो a1 a2 होगा। i इंटू आई आई स्क्वायर भी होगा सर, आई स्क्वायर मान लो 1, जे स्क्वायर मान लो 1, के स्क्वायर मान लो 1। मतलब क्या, i इंटू आई एक्चुअली में i डॉट आई 1 होता, आगे चल के प्रूफ करेंगे। अभी मान लो, तो सर अभी हमको क्या करना, अभी हमको सिंपल इतना याद रखना है कि i वाले के साथ जो है उसको i वाले के साथ वाले से गुना करो, तो कितना होगा a1 a2। तो सर ये हुआ a1 a2 प्लस कितना होगा बच्चा, जे वाले को जे वाले से गुना करो, सर b1 b2 प्लस कितना, के वाले को के वाले से गुना करो तो c1 c2। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान था, सीधा सीधा हमने सबके कोफिशिएंट को गुना कर दिया। हाँ बच्चा, तो ऊपर में लिखा हुआ चीज इस फॉर्मूले का तो हम लोगों को समझ में आ चुका, कैसे निकलेगा। हाँ भाई, अब नीचे वाले चीजों को थोड़ा सा देखते हैं। बोले सर नीचे वाले चीज आप क्या देखोगे, हम लोगों को खुद ही मालूम है, ये मॉड ऑफ ए का मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं ये बात हमको मालूम है, पिछले क्लास में जानते हैं। आई के साथ कितना है बच्चा a1, जे के साथ कितना है b1 और के साथ कितना है c1, सबका स्क्वायर करके रूट में डाल दो, कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा सर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। नहीं होगा बच्चा, ये हो जाएगा सर। तीसरा एक और चीज है सर, बोलो क्या, सर मॉड ऑफ वेक्टर बी। बोले सर आप इसको रहने ही दो, मैं खुद ही बता देता हूं, कितना होगा बच्चा, दूसरे वाले वेक्टर का a2 b2 c2 का स्क्वायर कर लो, तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। अब आप बोलोगे कि सर ये फॉर्मूला हम लोग समझ चुके हैं, दो वेक्टर के बीच यदि ग्राफिकल फॉर्म में एंगल देखना हो तो उसका तरीका पता है, दोनों वेक्टर हेड टू हेड या टेल टू टेल होना चाहिए, है तो ठीक, नहीं तो पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। और यदि दो एंगल बन रहा हो, छोटा वाला और बड़ा वाला, तो आंसर हमेशा छोटा वाला होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद ये करना पड़ेगा, मैथमेटिकल फॉर्म में यदि या रेक्टेंगुलर फॉर्म में वेक्टर दिया है तो cos थीटा का ये फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है सर cos थीटा का फॉर्मूला, कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते बच्चा वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाय मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b, है कि नहीं, मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b, है कि नहीं। ये बात आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब आप बोलोगे कि सर ये बातें तो हम लोगों को क्लियर समझ में आया, नहीं बच्चा, ये बात तो हम लोगों को क्लियर समझ में आया ना। तो अब आप क्या बोलोगे, बोले सर हम लोग एक सिंपल सा बात आपसे पूछने वाले, एक कॉल आ रहा है, वेट करिए थोड़ा सा। हेलो, हाँ
देखिए, तो अब आप क्या बोलोगे, बोलो। बोले सर हम लोग तो इतना बात समझ ही चुके हैं, अब आप क्वेश्चन पूछो और मैं जवाब देता हूं। चलो बच्चा, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया। एक वेक्टर मान लो बच्चा ए है और ये है आई कैप प्लस जे कैप। दूसरा वेक्टर बच्चा बी है और ये है जे कैप प्लस के कैप। और आपसे पूछा गया कि बताओ दोनों के बीच एंगल क्या है कि नहीं। आपसे पूछा गया फाइंड, क्वेश्चन जो है वो ये है। बोले क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है बच्चा, मैं एक बार लिख देता हूं, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए और बी के बीच एंगल निकालना है कि नहीं बच्चे? वेक्टर ए और बी के बीच क्या निकालना, बताओ? एंगल निकालना है सर। अब यदि बच्चा आप एंगल निकालने की कोशिश करोगे तो सर क्या करना पड़ेगा एंगल निकालने के लिए? कुछ करना नहीं पड़ता बच्चा, सोचो। बोले सर ये वेक्टर कौन सा फॉर्म में दिया है, ग्राफिकल या मैथमेटिकल? सर ये मैथमेटिकल फॉर्म में है। मैथमेटिकल फॉर्म में एंगल निकालने के लिए क्या बताया गया? एक फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, बताओ? सर cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी था, है कि नहीं बच्चे? ये अब आप बोलोगे कि सर यहां पे लिखा हुआ हर एक चीज हम लोगों को समझ में आता है, कैसे? ऊपर जो लिखा है ए डॉट बी, ये क्या है? आई वाले को आई वाले से गुना करो। लेकिन सर ऊपर में आई वाला है, नीचे में तो है ही नहीं। तो आप ऐसा कर लो बच्चा, इसको थोड़ा सा तरीके से लिख लो। इसको बोले रे अच्छे से बताओ पहले कौन कौन हो। तो ये बोलेगा देखो आई तो है, जे तो है, पर के नहीं है। तो यदि मैं इसको जीरो के कैप लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं। इसमें कौन कौन है बताओ? बोले सर आई नहीं है तो आप जीरो आई कैप लिख लो, जे है तो प्लस जे कैप लिख लो, के है तो प्लस के कैप लिख लो। हाँ कि ना बच्चा, बताओ? बोला ठीक है सर। आई बात समझ में? ऐसा तो भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यदि हमने इस तरीके से किया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, 1 को 0 से गुना करो कितना होगा? ध्यान से सुनना बच्चा, फाइनल आई वाले को आई वाले से गुना करो 0 प्लस जे वाले को जे वाले से गुना करो 1 प्लस। वैसे इधर तो कुछ है नहीं, पीछे में हमेशा 1 छिपा रहता बच्चा। तो 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 प्लस के वाले को के वाले से गुना करोगे कितना होगा बच्चा? 0 होगा। अरे डिवाइडेड बाई, हाँ, मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का कितना होगा बच्चा? वैसे मैग्नीट्यूड तो ऐसे निकलता मॉड से, तो आप यहां पे लिख लो मॉड ऑफ कितना बच्चा? सर यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आप चाहो तो तीनों जीरो लिखोगे, स्क्वायर कोई मतलब नहीं होगा, इस वजह से 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख लो। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू कितना बच्चा? सर इधर भी होगा, बोलो कितना? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? सर ये ऊपर 1 होगा और नीचे आप ठीक से देखो तो आपको पता चलेगा 1 स्क्वायर 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। तो ये कितना होगा? बोले सर ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। ये जो वैल्यू आया है बच्चा, ये एक्चुअली में cos थीटा का वैल्यू आया है, cos थीटा का वैल्यू आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर cos थीटा का मान 1/2 कब होता है? ये बात तो हम लोगों को 10th से ही पता है। cos थीटा 1/2 बच्चा होता है जब एंगल आपका 60 डिग्री होता है, याद है? तो सर यहां एंगल 60 डिग्री है। हाँ बच्चा, ये दिखाने के लिए कि सच में इस तरीके के वेक्टर का भी, इस तरीके के वेक्टर मतलब मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वेक्टर में भी एंगल होते हैं, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन आपको दिया था। अब आप बोलोगे कि सर मान लो ऐसा हुआ, बोलेगा ऐसा हुआ, मान लो ऐसा हुआ कि दो वेक्टर दिया गया। दूसरा क्वेश्चन देखना बच्चा, एक वेक्टर ए था आई क्या प्लस जे क्या माइनस के क्या, दूसरा वेक्टर था बी और ये था बच्चा 2i कैप प्लस जे क्या माइनस 2k कैप या प्लस 2k कैप, ऐसा।
आपसे बोला गया कि दोनों के बीच एंगल बताओ, तो आप क्या करोगे? सर एंगल निकालने के लिए सिंपल सा बात है। क्या बात है बोलो? बात यह है कि cos थीटा का फॉर्मूला याद करो, क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्म है। क्या फॉर्मूला है cos थीटा का? सर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। नहीं होगा बच्चे? ये तो होगा ना। तो सर दोनों के बीच एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? आई वाले को आई वाले से गुना करो। ऊपर कितना है? 1 गुने 2 करोगे तो 2 होगा। फिर 1 इंटू 1 करोगे तो कितना होगा बच्चा? 1 होगा। -1 को 2 से गुना करोगे बच्चा कितना होगा? -2 होगा। बाई कितना हो जाएगा सर? बाई हो जाएगा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट। बोलो बच्चा। बोले सर दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड लिखना है, और दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चा? बोले सर 2 का स्क्वायर प्लस कितना? 1 का स्क्वायर प्लस कितना? 2 का स्क्वायर। अब बता देना कि आंसर कितना होगा। बोले सर ये जो आंसर होगा ना, वो एक्चुअली में देखना कितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये -2 से +2 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा। इसको सॉल्व करके अंडर रूट 3 बचेगा, और इसको सॉल्व करके बच्चा 4 4 8 और 1 9 होगा, तो ये 3 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 रूट 3। बोले सर एक बात पूछे आपको, इस बार आप एंगल बताओगे? हाँ भाई एंगल बिल्कुल बताएंगे। बोले सर ये मान तो cos थीटा का हमने आज तक याद किया ही नहीं। आपने याद नहीं किया, लेकिन हो सकता है ना आपने cos थीटा का 0 डिग्री पे वैल्यू याद किया, 30 डिग्री पे वैल्यू याद किया, 45 डिग्री पे वैल्यू याद किया, लेकिन यदि 46 डिग्री होगा तो क्या वैल्यू होगा पता है? बोले सर वो तो पता नहीं है। 47 डिग्री का वैल्यू पता है? ऐसे करेंगे तो 0 से लेके 360 डिग्री तक का वैल्यू हम लोगों को याद करना पड़ेगा, और ये बहुत टफ काम है, आसान काम नहीं है। ये ना हमें याद रहता ना आपको याद रहेगा। तो आप करोगे कैसे सर इस क्वेश्चन को? जब कभी भी ऐसा कोई भी cos थीटा sin थीटा या tan थीटा का वैल्यू बच्चा हम लोगों को दिख जाता है, जिसका मान हमें पहले से याद नहीं होता, जिसका वैल्यू पता नहीं होता है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं? उस क्वेश्चन में हम लोग सीधा लिख देते हैं कि यहां पे थीटा, ध्यान से सुनना, थीटा जो है इतना लिखा जाएगा। cos जब दूसरी तरफ आता है तो cos का पावर लिखते हम लोग -1, और इसको पढ़ते cos इनवर्स। क्या पढ़ते बच्चे? cos इनवर्स। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1/3 रूट 3। आंसर यही होगा। बोले सर ये तो पता नहीं चला कि 1 डिग्री था कि 2 डिग्री था कि 10 डिग्री था। बच्चा इसका मतलब आपने सीधा सीधा एग्जामिनर को बोल दिया, क्वेश्चन पूछने वाले को, कि भाई साहब ये वैल्यू हमको पता नहीं है, आप खुद पता कर लो कितना है। मेरे हिसाब से आंसर इतना आना चाहिए, है कि नहीं? क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? बोले सर फिर तो इस तरीके का कितना भी क्वेश्चन आप दे दो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है कि नहीं बच्चा? एक बार सभी बच्चे कंफर्म करेंगे। मैं इस पे बहुत सारा क्वेश्चन करवा सकता था आप लोगों से, पर मैं बहुत सारा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं। फिर भी यदि आप लोग कमेंट करोगे कि सर इस पे 2-4 क्वेश्चन और होना चाहिए, तो मैं अगली वीडियो में और भी इस पे क्वेश्चंस दे दूंगा, है नहीं बच्चे? पर कंसेप्ट के तौर पे मैं 2-3 क्वेश्चन करवाता हूं, काफी होता, बच्चा सीख जाता है। तो इसलिए आप लोगों को इससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपल से काम करना, इसको नोट्स बनाना अच्छे से और काम करने की कोशिश करना। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे तरीके से आपको A to Z कंसेप्ट को सिखाया जाए। ठीक है बच्चे? आज के क्लास में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।